ओके भैया, सब लोग ध्यान दो इधर। तो आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। प्रोसेस मतलब कहीं पे भी कुछ भी चीज अचीव करने का एक तरीका, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या प्रोसेस है तुम्हारा? ये तुम्हारा घर है, ये क्लास है ना। अब मैं बोलूंगा ठीक है, अब्दुल्ला घर से निकला, पहले साद के घर पे गया, फिर उसके बाद निहाल के घर पे गया, है ना। फिर उसके बाद वो क्लास पे आया, है कि नहीं। वहीं अगर मैं साद की बात करूंगा, वो घर से निकला, मान लो, इमेजिन कर लो, वो घर से निकला, सीधा क्लास पे आया, है कि नहीं। अब अचीवमेंट तो सेम हुआ, अचीवमेंट तो सेम हुआ, मगर उस तरफ जाने का, है ना, शुरुआत और खत्म एक ही जगह हुए, मगर जाने का रास्ता, जाने का तरीका अलग अलग था, है ना। मान लो फिलहाल तुम्हारे टेस्ट में स्कोर कितने आए, इमेजिन कर लो किसी एक पर्सन के टेस्ट में स्कोर आए हैं 180 में से 50। मैंने प्यार मोहब्बत से समझाया, बेटा अगली बार मेहनत करना अच्छे से, तुमको तुम्हारा ड्रीम अचीव करना नहीं है क्या? तुमको अपने आप को डॉक्टर बनता हुआ देखना नहीं है क्या? है ना। तो ये सब अच्छे खासे उसको अल्फाजों से नवाजा, मैंने अच्छे से बोला, और फिर उसने अगली बार मेहनत किया और उसने अचीव कर लिया। उसने बाद में 150 160 स्कोर कर लिया। एक मालूम है ये टेढ़ा प्राणी है, मेरे बोलने से मानेगा नहीं, 60। क्या मार्क्स है ये? 60। अगली बार सही आना, 60। ये क्यों मारे? ऐसी मेरा मन किया, है ना। मगर बाद में क्या हुआ, 3 झप्पड़ खाने के बाद उसने 50 में से वो भी 150 पे आ गए, दोनों ने अचीव किए। खास बात क्या थी? प्रोसेस। प्रोसेस अलग था, एक बातों से मान गया था, एक लातों से माना, है कि नहीं। अचीवमेंट तो सेम थी, एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपर गए, मगर क्या है, तरीका उधर जाने का अलग अलग था, आया ना। तो यही प्रोसेस होती है। तो अब यहां क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हमारे पास एक डब्बे में एक बंद एक गैस है ना। उस गैस का कोई पर्टिकुलर प्रेशर होगा, कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। कुछ देर के बाद हम उसका प्रेशर और वॉल्यूम या टेम्परेचर, तीनों में से कोई एक, कोई दो, या तीनों के तीनों हमने चेंज कर दिए, है ना। मान लो मैंने प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कर दिया, है ना। तो जब मैं प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करता हूं, या सिर्फ प्रेशर चेंज करता हूं, या सिर्फ वॉल्यूम चेंज करता हूं, उसको तो थापड़ खा के मानेगा, यार से नहीं मान रहा। तो वो अचीव करने का प्रोसेस क्या था? मान लो कि मैं एक प्रेशर से दूसरे प्रेशर पे गया, तो क्या उस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट था? तो ये एक प्रोसेस था। उस वक्त वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो दूसरा प्रोसेस होगा। उस वक्त वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों बदल रहे थे, ये तीसरा प्रोसेस होगा। मतलब क्या हुआ, आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाते हैं, बस उस स्टेज पे जाने के अलग अलग तरीके होते हैं, और उन तरीकों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बात समझ में आ गई ना, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। जब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे अलग अलग किस्म के प्रोसेस आते हैं। उन प्रोसेस में से एक और प्रोसेस आता है कॉजी स्टैटिक प्रोसेस। पहले तो मैं एक लिस्ट बता देता हूं कि कौन कौन से प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो प्रोसेस आता है, जैसा हमारा 13.8, तो 13.8.1 हम जो पढ़ेंगे, दैट विल बी कॉजी स्टैटिक प्रोसेस। दूसरा क्या रहेगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। तीसरा क्या रहेगा? एडियाबैटिक प्रोसेस। चौथा क्या रहेगा? आइसोकोरिक
प्रोसेस नहीं लाया ना तूने आज भी? हाँ, देखते हैं तुम्हारे को। थोड़ा मैं पहले पढ़ा लूं। आइसोबारिक प्रोसेस एंड द लास्ट विल बी साइक्लिक प्रोसेस। होल्ड ऑन, एक मिनट होल्ड करिएगा। तो भैया देखो, आपने देखा ये कुल मिला के 6 टाइप के प्रोसेस है जो आपको स्टडी करना है। एक क्या है? पहला कॉजी स्टैटिक प्रोसेस, दूसरा क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस, तीसरा क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस, चौथा क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस, सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस, पांचवा क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस, जो बहुत बारीक होता हुआ ऐसा नहीं रे, है ना। और क्या आखिरी क्या है आपका? साइक्लिक प्रोसेस। तो भैया हम लोग ये 6 टाइप के प्रोसेस देखने वाले हैं। उसमें से चलो नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका 13.8.1 कॉजी स्टैटिक प्रोसेस। कॉजी स्टैटिक प्रोसेस, तो बोले ये कॉजी स्टैटिक प्रोसेस क्या है? व्हाट इज कॉजी स्टैटिक प्रोसेस? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह जाता है वेरी 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 स्लोली। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे वहां से वहां जाना है ना। अब ये जो तरीका था जाने का, इट वॉज वेरी 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 स्लोली। तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉजी स्टैटिक प्रोसेस, विच इज कैरिड आउट वेरी वेरी स्लोली। जब हम लोग इस प्रोसेस को एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे ले जाते हैं, तो इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में, मतलब एकदम इनिशियल फाइनल नहीं, बोले सर समझा नहीं समझा नहीं समझा। देखो कैसा, देखो ये है तुम्हारे पास सिलेंडर, उसमें लगा हुआ है क्या? पिस्टन, उसके अंदर भरी हुई है एक गैस। चलो पिस्टन को थोड़ा सा मैं एक सिंगल लाइन से बताता हूं। यह है पिस्टन, हो ना। अब देखो भैया, इसका एक सर्टेन प्रेशर है, सर्टेन वॉल्यूम है। देखो एक खास बात, अगर ये अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से बहुत ज्यादा बड़ा रहा, तो तुमको नहीं लगता ये पॉप करके आगे निकलेगा? है कि नहीं? और अगर सपोज करो ये अंदर का प्रेशर कम है और बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो वो बाहर नहीं अंदर दब जाएगा जब करके, है कि नहीं? मान लो कि अंदर का प्रेशर ज्यादा है बाहर के प्रेशर से, मगर हम चाहते हैं कि ये जो पिस्टन है एकदम धीरे धीरे जाए आगे, हल्लू हल्लू आगे जाएगा। अगर आराम से तुमको उसको आगे लेके जाना है, तो ये जो प्रेशर में फर्क होगा, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर, इसमें फर्क कैसा चाहिए होगा? शायद कांस्टेंट। कांस्टेंट से तो हलेंगे नहीं वो। अगर मैं ये चाहता हूं ये पिस्टन धीरे धीरे आगे जाए, है ना, तो धीरे धीरे आगे जाएगा। वो कब पॉसिबल है? आगे कब जाएगा, कब पॉसिबल है? जब अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर का प्रेशर कम हो। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं कि ये धीरे धीरे आगे जाए, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? सोचो। यस बेटा, प्रेशर कम हो गया तो अंदर आ जाएगा। हाँ, प्रेशर डिफरेंस, इसके और इसके प्रेशर के बीच में जो फर्क होगा वो कैसा होगा? बहुत ही मामूली सा, बहुत ही बारीक। अगर ये मान लो 10.1 पास्कल है, तो ये 10 पास्कल, कितने का फर्क? 0.1 पास्कल। उससे क्या होगा? थोड़ा सा बाहर जाएगा, है कि नहीं? फिर उसके बाद वो थोड़ा स्टेज पे आ गया, तो मैं बोलूंगा अब भाई मान लो कि वापस से इसका प्रेशर क्या हो गया? 10 पास्कल, और ये प्रेशर बस 10 पास्कल रुक गया। मगर मैं चाहता हूं ये आगे बढ़ता रहे, तो मैं लगातार किसी तरीके से मैं जो उसका प्रेशर बढ़ाऊंगा। बोले सर कैसे बढ़ा सकते? गर्म करके बढ़ा सकते। तो बोले किसी तरह से जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, तो मैं ध्यान रखूंगा कि ये प्रेशर इस प्रेशर से बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इब्राहिम बात समझ रही ना? शाहिद, अगर ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो वो धीरे धीरे होगा, क्या क्या होगा?
करिए ऐसे बाहर निकल जाएगा। मैं क्या चाहता, ये पिस्टन कैसा जाए, धीरे 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 धीरे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा चाहिए बाहर के प्रेशर से, मगर कैसा चाहिए, मामूली सा। मतलब प्रेशर में जो फर्क रहेगा सेम रहे, मतलब बहुत ही कम रहेगा, मतलब इतना कम रहेगा कि हर बार ये मान के क्या चलेगा कि मैं तो क्या हूं, सेम ही छू। अंदर का बाहर का प्रेशर कैसा है, सेम। एक्चुअल में सेम है क्या, एक्चुअल में सेम है क्या भैया बिलाल, एक्चुअल में सेम है ये प्रेशर, नहीं। इन रियलिटी ये प्रेशर ज्यादा है इससे, मगर कितना ज्यादा है, नहीं। मान ले मेरे पास, शायद मान ले मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इतनी बार बोल रहा, अल्लाह करे आमीन, किसी दिन दुआ कबूल हो जाए, है कि नहीं। अब इमेजिन कर ले तेरे पास 100 करोड़ 1 रुपए की प्रॉपर्टी, 100 करोड़ 100 करोड़ 1 रुपया, तो क्या तुम बोलेंगे कि मेरे से अमीर है, नहीं रे नहीं अमीर। अरे 1 रुपए को क्या गिनना पड़ता है, 1 रुपए को गिनेंगे क्या, तो आप क्या बोलेंगे, शाहिद की और पाशा सर की जो अमीरी है वो सेम लेवल पे है, भले वो 1 रुपए मेरे से ज्यादा अमीर है, मगर वो 1 रुपए इतना मैटर करता क्या, नहीं। अगर मुझे 1 करोड़ रुपए कम पड़े, मुझे इससे उधार लेना पड़ेंगे, है कि नहीं। तो बात यह है कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कैसा है, ज्यादा है, मगर कितना ज्यादा है, बहुत ही मामूली सा। तकरीबन तकरीबन अपन क्या, अपन दोनों सेम लेवल के अमीर मानते हो, है ना, तो ये दोनों सेम लेवल का प्रेशर माना जाएगा, हाँ या ना, समझ में आया, है कि नहीं। तो हम लोग ये कहेंगे सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, वो ऐसा फील करेगा भाई हम लगातार क्या है, इक्विलिब्रियम में। हालांकि इक्विलिब्रियम में है क्या, नहीं, अंदर का प्रेशर हल्लू से ज्यादा है बाहर के प्रेशर से, आया ना, समझ में आ गया शायद, है ना, अली रजा समझा। तो ये प्रोसेस जो होगा धीरे 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 होगा। इसी तरह टेम्परेचर डिफरेंस भी समझो, है कि मान के चलो कि भाई अब एक स्टेज से वो दूसरे स्टेज पे पहुंच तो जाएगा, मगर ये कैसा, कछुए की चाल चलते हुए जाएगा, धीरे 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 धीरे। और जब जब वो जाएगा वो कैसा रहेगा, जब जब वो आगे बढ़ेगा वो हर हर कदम पे क्या फील करेगा, मैं तो इक्विलिब्रियम में हूं, मैं तो इक्विलिब्रियम में हूं। मगर सिस्टम एक्चुअली में इक्विलिब्रियम में है क्या, नहीं है, है ना। 2 मिनट, बात को समझे ना बेटा। तो भाई एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे तुम पहुंच तो जाओगे, मगर वो प्रोसेस कैसा होगा, बहुत ज्यादा स्लो होगा। इसी तरह से मैं बोलूंगा, देखो इस सिस्टम का एक टेम्परेचर है, माना कि पहले प्रेशर पी था, बाद में प्रेशर पी डैश हो जाएगा, जब ये गैस यहां तक फैल जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, पी डैश। मगर जिस रास्ते से वो गया वो इतना धीरे धीरे गया कि उसको हर बार क्या लगा कि मैं तो क्या हूं, इक्विलिब्रियम। इसी तरह से टेम्परेचर का है ना, मान लो इसका पुरान में शुरुआत में टेम्परेचर कितना था, टी था। मुझे क्या करना है, इसका टेम्परेचर क्या करना है, थोड़ा देर, मतलब जब फैल जाएगा तो भाई कम हो जाएगा टेम्परेचर। तो मैं क्या करूंगा कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा रखूंगा मैं, भाई मैं अगर चाहता हूं कि ये फैल जाए या कुछ भी हो जाए, ये चलो मान लो कि टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूं थोड़ी देर, मान लो टेम्परेचर मैं बढ़ाना चाहता हूं, तो टेम्परेचर मैं बढ़ाना चाहता हूं, मगर मैं क्या चाहता हूं कि टेम्परेचर जब बढ़े तो धीरे धीरे बढ़े, है ना। क्योंकि अगर मैंने क्या करा, अंदर की गैस का टेम्परेचर कम है और बाहर जो है सराउंडिंग उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, ये जो अंदर की गैस है बाहर से क्या होगी, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी और ये भी गर्म हो जाएगी, है ना। मैं भैया कूलर बंद कर देता, पंखा बंद कर देता थोड़ी देर, अरे इमेजिन करो, इतना टेंशन मत लो, मैं इमेजिन करो, थोड़ी देर के बाद की फीलिंग याद करो, क्या होगी, क्या हुआ, बाहर की गर्मी बहुत ज्यादा है, अंदर भी सिस्टम में भी गर्माहट आ गई। तो अगर ये गर्माहट बहुत ज्यादा है तो ये तेजी से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यानी जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा उतनी तेजी से क्या होता, हीट का ट्रांसफर होता। तो भाई अगर ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, ये ज्यादा तेजी से फिर एक्सपांड होगी, ज्यादा तेजी से एक्सपांड हो जाएगी, और हम नहीं चाहते, हम क्या चाहते, स्लोली स्लोली स्लोली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसका टेम्परेचर टी है तो भैया हम बाहर का जो टेम्परेचर रखेंगे उसका जो फर्क रहेगा वो कैसा रहेगा, जरा सही रहेगा। मान लो इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो बाहर का टेम्परेचर कितना होगा, 20.1 डिग्री सेल्सियस। आया ना, समझा कि नहीं समझा, है कि। अब इतने मामूली से फर्क से क्या होगा, अरे मामूली से हीट ट्रांसफर होगी, मामूली से गैस एक्सपांड होगा, आया ना। मतलब 100 एक ही बात बोलूंगा, 100 बात की एक बात, कि यहां पर जो आपका जो भी आप चेंजेस लाते हैं, चाहे टेम्परेचर में लाओ, चाहे वॉल्यूम में लाओ, चाहे प्रेशर में लाओ, वो चेंज कैसा आना चाहिए, स्लोली 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 आना चाहिए।
आया बात समझ में? इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। सवाल उठा, अरे भैया आप इतना स्टैटिक प्रोसेस कर क्यों रहे हैं? जवाब इसका यह है, हम इतना स्लो प्रोसेस इसलिए करते हैं कि ताकि हम अच्छे से मेजर कर सकें, है कि नहीं? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा, देखो मेरे पास एक सामने से मेरे कार जाएगी, यहां कई सारे फ्लैग्स रखे हुए हैं, किस सेकंड पे उस कार की क्या पोजीशन थी, जैसी कार वो गेट से एंटर होगी तुम अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट करना और तुमने नोट करना स्टार्ट करना, ये फ्लैग 1, फ्लैग 2, फ्लैग 3, फ्लैग 4, फ्लैग 6, ऐसा इस तरह से आपको नोट करना है कि अच्छा 1 सेकंड हो गया तो कार कहां थी, फ्लैग 1 पे, अच्छा 2 सेकंड हो गया कार कहां है, फ्लैग 2 पे, ऐसा आपको नोट करना है। मान लो कि भैया पहले मैं अपनी गाड़ी लेके गया, है ना, इमेजिन करो मेरे पास थी लैम्बोर्गिनी, इमेजिन कर लो, है ना, और मैं अब गया मेरी गाड़ी लेके, तो कैसा गया, है ना। अब इतने भाई इमेजिन करने में क्या जा रहा है, तो भाई ठीक है, अब का एकदम करके यार गाड़ी निकल गई, तुम इससे पहले अरे कहा तुम्हें ऐसा निकलेगा यार सामने से, हमको मार भी नहीं कर पाए कि किस सेकंड में 1 पे था, किस सेकंड में 2 पे था, है कि नहीं? तो अब बोले भैया अब क्या करो, हमको प्रोसेस होना क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, तो मैं गाड़ी को धीरे धीरे चला रहा है, लेकिन आराम आराम से यूं यूं करके गाड़ी आगे बढ़ रही। हाँ भाई 10 सेकंड हो गए, यानी 1 मिनट हो गया फ्लैग 1, हाँ 2 मिनट हो गया फ्लैग 2, हाँ 3 मिनट हो गया फ्लैग 3। अब क्या फायदा हुआ, किस सेकंड में किस वक्त पे वो कहां पर था, उसकी स्टेट क्या थी, उसकी कंडीशन क्या थी, मैं आसानी से देख सकता हूं। अगर कोई एकदम रैपिड हो रहा तो अपन देख सकते क्या, नहीं। जैसे कि मैं कहूंगा एक फुटबॉल है, उसके अंदर गैस भरी, उसके अंदर की गैस का प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, मैं नाप सकता हूं। मैंने फुटबॉल को एकदम करके या बलून को एकदम से फोड़ दिया और मैंने कहा दब करके बलून फूटा, जब बलून फूटा उसमें की हवा जर्र करके आगे बाहर निकली, मैं बोलूंगा जिस वक्त बलून फूटा, जिस वक्त बलून या फुटबॉल बर्स्ट हुआ, उसकी जब गैस एस्केप हुई, मैं बोलूं उसी वक्त बता उसका वॉल्यूम क्या था, उसी वक्त बता उसका टेम्परेचर क्या था, उसी वक्त बता उसका प्रेशर क्या था, बता सकते क्या तुम? नहीं, क्योंकि ये मैकेनिकल इनइक्विलिब्रियम हो गया, मैकेनिकल इनइक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? तो हमें वो याद है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होना जरूरी है, हमने पिछले क्लास में पढ़े थे। और कब होता है, जब मैकेनिकल हो, केमिकल हो और तीनों इक्विलिब्रियम हो, तब जाके होता, हाँ या ना, है ना। तो बात ऐसी है, इसी वजह से बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम स्टडी करने के लिए हमें ज्यादातर प्रोसेस कैसा चाहिए, क्वाजी स्टैटिक चाहिए, स्लोली चेंजेस आना चाहिए। आया समझ में? दिस वाज योर फर्स्ट प्रोसेस कॉल्ड एज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, असल में क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस एक जनरल नाम है, जैसे मैं स्टूडेंट बोलता हूं, एक जनरल नाम आ गया, है ना। अब उसमें अमजद स्टूडेंट में थोड़ी आएगा, इस सिस्टम में हर जगह, ये सिस्टम में बिल्डिंग मतलब एक सिस्टम है, तो मैं बोलूंगा हाँ स्टूडेंट्स को आप अंदर भेजो, अमजद थोड़ी अंदर जाएगा, अमजद स्टूडेंट है क्या, नहीं वो एक एम्प्लॉय है ना। मगर एक कॉमन वर्ड आप जैसे इस्तेमाल करते हैं, वैसी क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस एक कॉमन वर्ड है जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाने का एक प्रोसेस है। अब जरूरी नहीं कि हर कोई उसकी कैटेगरी में फॉलो जाएगा, कुछ ऐसे स्टेटे होते हैं जिसमें आप ये प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, जैसे कि एडियाबैटिक प्रोसेस। आप जब आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा उसमें ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, उस बारे में हम जाएंगे, मगर सबसे पहले आपको रीडिंग करना है। कम ऑन, रीड करो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। तो भैया हमारा अगला टॉपिक क्या है, तो वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस बाबू साइज के हिसाब से बात करने का, तो देखो क्या, एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अरे क्या रहेगा कांस्टेंट, अबे टेम्परेचर अबे कैसा है तू, सुन नहीं रहा क्या, अभी तो हो रहा प्रेशर। एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम का क्या कांस्टेंट रहेगा, अबे टेम्परेचर। किसके ख्यालों में था तू इतना कि भाई टेम्परेचर को प्रेशर बोल रहा या बोले अंदर की फीलिंग बता दे रहा सर में। A thermodynamic process in which
temperature of the system remains constant is called as isothermal, इधर ध्यान दो, आइसोथर्मल प्रोसेस। एक ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें क्या आपका क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर। याद रखो क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर। तो ऐसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। अरे सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो तुमको नहीं लगता कि पीवी ये भी कांस्टेंट होगा? अरे सर ये कैसे हुआ? अरे पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ बोलो बोलो, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, है ना। अब एक डब्बे में मैं एक बार जो गैस बंद कर दूंगा, है ना, मान लो कि तुम सब गैस के पार्टिकल्स, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, अब जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे वो कांस्टेंट हो गए। ना यहां से कोई बाहर जा सकता, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे हो गए, फिर कांस्टेंट हो गए, है कि नहीं। तो म्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वो तो कांस्टेंट हो गया। कैपिटल आर ये तो पैदाइशी कांस्टेंट है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टेम्परेचर तुमने कांस्टेंट बोल दी, तो ये तीनों की तीनों चीज क्या होगी, कांस्टेंट। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो मतलब तुम क्या बोल सकते हैं, पी इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वी, है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं, अच्छा पी इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वी, इसका मतलब क्या हुआ, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर सपोज करो मुझे फिर इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ा, तो मैं वो ग्राफ कैसे बनाऊंगा फिर, तो भैया उसके लिए अगर मुझे ग्राफ बनाना पड़ा तो मैं ऐसा बनाऊंगा। तो देखो अगर गैस एक्सपांड हो रही है, अरे भैया क्या हो रही है, गैस एक्सपांड हो रही है, तो इन्हीं आपको याद है इनवर्स रिलेशन के लिए हमारा ग्राफ कैसा बनता है ना, एक हाइपरबोला। इनवर्स रिलेशन पढ़े हो ना, है ना, एक हाइपरबोला ग्राफ बनता है यहाँ पर इनवर्स रिलेशन के लिए। अच्छा ठीक है, तो बोले अगर गैस एक्सपांड हो रही है तो इस तरह से गैस नहीं रहा, ये इस तरह से क्या होगा, आपका ग्राफ बनेगा। हाँ अगर गैस कंप्रेस हो रही है, इनकेस गैस इस तरह से कंप्रेस हो रही है, तो ये अगेन ग्राफ का ऐसा ही बनने वाला है, बस एरो क्या रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। अरे सिंपल देखो ना, ये ऐसा जा रहा है यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये ग्राफ ऐसा जा रहा है इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये ग्राफ जो आपको नजर आ रहा है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ का, ये किस कंडीशन का ग्राफ है, बोलो, आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां कौन सी चीज कांस्टेंट थी, टेम्परेचर। ये कर्व कौन सा आया, हाइपरबोला आया, समझ में, हाइपरबोलिक कर्व आ गया, ओके गॉट दैट। इसी कर्व को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज आइसोथर्म। क्या नाम दिया जाता है बेटा, आइसोथर्मल। आई बात समझ में, ठीक है। अब आगे मुझे ये पता लगाना है कि अगर मैं एक ये वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 अचीव करता हूं, मतलब गैस पहले इस कंडीशन में थी, उसका वॉल्यूम V1 था, फैलते 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 यहां तक आ गई, वॉल्यूम V2 तक, तो उसके लिए मेरे को वर्क कितना करना पड़ेगा। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए आप बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लेंगे, P इंटू dV V1 टू V2, ये वाला फॉर्मूला लेंगे, है ना। इसमें प्रेशर कांस्टेंट है क्या, अरे प्रेशर कांस्टेंट है क्या, नहीं बाबा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर तो लगातार बदल रहा है ना, तो इसीलिए पी को बाहर निकाल नहीं सकते। तो बोले फिर अब क्या करना सर, इसमें तुम सोचो क्या कर सकते। तो मैं बोलूंगा यार देखो देखो, पीवी को इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। देखो सिंस पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, तो मैं पी की जगह म्यू आर टी अपॉन वी लिख सकता हूं, आया ना, बोलो, हाँ, पी की जगह म्यू आर टी अपॉन वी। चलो डालो यार इस इक्वेशन में, डालो तो सही। तो म्यू आर टी अपॉन वी इंटू डीवी V1 टू V2, है ना। फिर बताओ टैलेंटेड लोग, अब क्या होगा इसके आगे, कम ऑन, हाँ बोलो, जोर से बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ। म्यू आर टी बाहर निकलेगा, चल म्यू आर टी निकल बाहर, निकल गया बाहर। इंटीग्रेशन में क्या बच गया, 1 अपॉन वी डीवी इंटीग्रेशन V1 टू V2। अब बोलो आगे क्या, तो बोलना इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, सही जा रहे बोलो ना, क्या आएगा बॉयज, चलो बॉयज में से आंसर चाहिए। अब मैडम मैं गावंडे सर की भाषा में बोलूंगा, काय रे लेखा तुम्ही शेण खातात का,
फॉर योर इंफॉर्मेशन बता दूं, शेन बोले तो गोबर को बोलते। पहले मुझे लगता था सर बार बार शेन खाता मतलब घास फूस होगा, बाद में पता चलो गोबर को बोला जाता जी। तो याद करो, पहले आपने पढ़ चुके, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता, -1/x स्क्वायर, है ना। जूते से मारूंगा बेटा। अबे log x होता, 1/x का इंटीग्रेशन log x, वो भी नेचुरल log x, log ऑफ x टू द बेस ई। आता कुछ नहीं, आता जाता कुछ भी नहीं। अब तो 1/v का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log v। तो अब मैं बोलूंगा भैया ये वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा म्यू आर टी, नेचुरल लॉग ऑफ v। लिमिट्स आ जाएंगे v1 टू v2, है कि। अब आगे क्या होगा, फिर हम लिमिट्स डालेंगे। अच्छा डालो भाई लिमिट्स, नेचुरल लॉग ऑफ v2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v1। अब आगे क्या होगा, हमको क्या मालूम क्या होगा, अरे कुछ तो भी होगा ना, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। क्या लिख सकते हैं अपन, log ऑफ a बाय b। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि w इज इक्वल टू म्यू आर टी नेचुरल log ऑफ v2 अपॉन v1, या फिर उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, नेचुरल log ऑफ p1 अपॉन p2। अब आप बोलेंगे अरे ये कैसा, p1 अपॉन p2 कैसा। अरे बहुत सिंपल, तुम्हारा pv कांस्टेंट है ना, मतलब p और v का मल्टीप्लीकेशन हमेशा सेम आएगा ना। क्या कहना चाह रहा, किसी सिस्टम का p और v का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या आने वाला है, सेम। यानी p1 v1 की जो वैल्यू आएगी वही p2 v2 की वैल्यू आएगी, है कि नहीं। तो मैं अगर p1 अपॉन p2 लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, v2 अपॉन v1। हाँ या ना बोलो, p1 अपॉन p2 को क्या लिख सकता हूं मैं, v2 अपॉन v1। अरे नहीं, अरे pv कांस्टेंट है ना, यानी इसका प्रोडक्ट हमेशा कैसा देगा आपको, सेम वैल्यू देगा। अगर इसका प्रोडक्ट तुमको हमेशा हमेशा सेम वैल्यू देगा, यानी p1 v1 की जो वैल्यू रहेगी वही वैल्यू p2 v2 की रहेगी, एवरी टाइम इट विल बी सेम। तो p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2, यानी कि p1 अपॉन p2 इक्वल टू v2 अपॉन v1। तो वही तो करा, v2 अपॉन v1 की जगह मैंने क्या डाला, p1 अपॉन p2, है ना, पाशा 1 पाशा 2। तो अब ऐसा है कि ठीक है, आ गया समझ में कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना, उसका फॉर्मूला क्या है। सवाल उठता है सर ये प्रोसेस अचीव हो सकता क्या। पहली बात तो बता दूं, वो जो क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस अचीव बोले थे ना, वो एक इमेजिनरी प्रोसेस था। इन रियलिटी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, तुमने थ्योरी में पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो बोले ये प्रोसेस अचीव कैसे होगा। इसको दो तरीके, पहला तो क्या करना, तुमको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर है ये कंडक्टिंग होना चाहिए, ताकि तुम्हारी हीट अंदर से बाहर से अंदर से बाहर बराबर हो सके, है ना। दूसरा तरीका पॉइंट क्या है, दूसरा क्या स्टेप ध्यान में रखना है, ये प्रोसेस क्वाजी स्टैटिक होना चाहिए, है ना। अपन चाहे टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो अपन ने नहीं देखे, अपन ने कि भाई आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना भी है, तुमको टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है। तो जबकि ये जानते हैं कि जब तुम गैस को फैलाओगे, है कि नहीं, गैस को तुम फैलाओगे तो वो ठंडी होती। अरे एक डब्बे में गैस बन जाए, इसके एक वॉल्यूम है, तुम वॉल्यूम को बड़ा कर दो तो वो क्या होता, ठंडी होती। अरे भाई बोला नहीं था मैं, नेचुरल कूलर्स जो बनते बांग्लादेश में, एक लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने बनाए थे नेचुरल कूलर्स। और मैंने एक बात बताया था, वो हम लोग गए थे घूमने के लिए नरनाला, तो उसमें भी एक पुराने जमाने के किले में नेचुरल कूलर था, है ना। एक बाहर से एंटर होते वक्त छोटा सा मेहराब था और फिर आगे जाके फैलता था। हमने कहा था बाहर एकदम गर्म हवा बह रही थी, मगर जब हम उसके सामने खड़े थे तो ठंडी हवा आ रही थी। तो कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि जब वो गर्म हवा आ रही थी उसको अचानक से फैलने की जगह मिली। तो जब अचानक से फैलने की जगह मिली, वॉल्यूम उसका बढ़ गया, तो भैया वो प्रेशर कम हुआ और उसकी वजह से ठंडक आ गई उसके अंदर, है ना। वैसे नेचुरल कूलर्स भी इस्तेमाल करते बनते, कई जगह पे जो नेचुरल होम ऐसे बनाए जा रहे हैं जहां पर ठंडक मेंटेन रहे, वो इस मेथड को फॉलो करते हैं कि भैया वहां कूलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पंखा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सारे घर में वेंटिलेशन उसी तरह से किया जाता है ना। अब आगे तुम इंजीनियर बनोगे इंशाल्लाह, एक आध कोई अच्छा इंजीनियर बनेगा तो भाई तुम बना पाओगे इस चीज को। समझो, अभी से समझो इस कॉन्सेप्ट को, आगे दिमाग लगाना उस चीज को लिए। तो भाई हमने क्या कहा कि जब आपको वॉल्यूम बढ़ता है तो गैस ठंडी होती है। अब अगर गैस ठंडी हो रही है तो तुमको बाहर से गैस हीट का सप्लाई देना पड़ेगा, और अगर बाहर से हीट का सप्लाई दे रहे तो तुमने ज्यादा हीट सप्लाई दी थी, मसला क्या होगा, गैस ये अंदर से वापस से गर्म हो जाएगा। कम हीट का सप्लाई दिए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, ठंडी हो जाएंगी गैस। तो आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ना वॉल्यूम, तो इसीलिए जो आप हीट दे रहे होंगे वो भी थोड़ा 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 हीट देना पड़ेगा,
जिसके लिए टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ही कम रहेगा। और हमेशा आपको क्या लगेगा, आपने थोड़े, मान लो कि ये टेम्परेचर कितना था, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, तुमने गैस को थोड़ा सा बढ़ाया, टेम्परेचर कितना हो गया 9.9 डिग्री सेल्सियस, तुमने बाहर जल्दी से हीट दे दी बाहर से, है ना, कितनी होगी वापस से 10, फिर थोड़ा और बढ़ाए, फिर से थोड़ा 9.9 पे आया, बाहर से हीट एब्जॉर्ब किया उसने 10 हो गया, 10 थोड़ा और बढ़ाए वॉल्यूम को, टेम्परेचर हल्का सा कम हुआ, बाहर से हीट मिला, वापस से वो बैलेंस हो गया। आई ना बात समझ? तो भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिस्टम एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाए और उसको जाने का तरीका कैसा हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो, जाने का तरीका कैसा बोलो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो, तो इस चीज के लिए क्या ध्यान में रखना जरूरी है, क्या ध्यान में रखोगे कि पहली तो ये वॉल कंडक्टिंग होना चाहिए ताकि बाहर से वो हीट एब्जॉर्ब कर सके, दूसरी ये जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, क्वाजी स्टैटिक होगा, धीरे धीरे धीरे। अब जैसे मैंने ये बोला कि प्रोसेस क्वाजी स्टैटिक होगा, दिमाग में एक बात समझ में आना चाहिए कि ये प्रोसेस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ एक इमेजिनरी प्रोसेस है। और एक और खास बात बता दूं, उसमें एक बेहतरीन सी बात बोली जो कि पॉसिबल नहीं है। बोले क्या बात बोली इसने? देखो हम ये बात जानते हैं कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यानी इंटरनल एनर्जी ये भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी याद है मैंने कहा था सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करता, उसको सिर्फ किसी से लेना देना है, टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा, और अगर ऐसी बात है तो डेल्टा यू कितना हुआ, 0 आया ना। तो अगर ये फॉर्मूले में मैं गया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तुमको नहीं लगता ये 0 हो जाएगा? मतलब आप जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो उसका सिर्फ एक काम हो रहा है, वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। मान लो तुमने एक ऐसा इंजन बनाए, तुमने गाड़ी का एक ऐसा इंजन बनाए जो वर्क करता है आइसोथर्मल प्रोसेस पे, तो मतलब क्या होगा, तुम्हारा पेट्रोल जितना भी जल रहा ना वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उससे सिर्फ गाड़ी आगे बढ़ेगी, तुम्हारा इंजन बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। मगर ऐसा होता क्या, आप देखते हैं ना झटका लग जाता कई बार जोर से, अगर इंजन पे हाथ लगा दिए, गाड़ी रनिंग गाड़ी के बाद में हाथ लगा, रनिंग गाड़ी करके आई बहुत ज्यादा और आपने इंजन को हाथ लगा दिए, झटका मारेगा जोर से, तो भैया ये बात ध्यान में रखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल प्रोसेस। चलो रीड इट। तो भैया अब हम बढ़ने जा रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? याद रखो मैंने क्या कहा था, पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और पूरे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडियाबैटिक प्रोसेस, पूरे थर्मोडायनेमिक्स। ध्यान रखना इस बात का। बोले कैसे? चलो बढ़ते हैं आगे। एडियाबैटिक प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा विदाउट एक्सचेंजिंग हीट विद द सराउंडिंग। मतलब वो सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग के साथ जरा सा भी हीट ना लेगा ना देगा। आइसोथर्मल में याद है आपको हल्लू हल्लू जरा जरा सा हीट देना पड़ रहा था सराउंडिंग को, सिस्टम को, मगर यहां पर तुम बेटा कोई लेन देन नहीं। तो मैं यहां लिखूंगा यहां पर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, thermodynamic process in which there is no exchange of heat between the system and the surrounding is called as एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस। भाई सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएगा, उसका शुरुआत में एक प्रेशर एक वॉल्यूम होगा, फिर बढ़ने के बाद थोड़ा गैस फैल जाएगी, मान लो पिस्टन आगे से रख गया, उसका प्रेशर बदल गया, वॉल्यूम बदल गया, मगर उसने बिल्कुल भी बाहर से जरी सी भी हीट एब्जॉर्ब नहीं किया, है ना, ना ही उसने बाहर कोई हीट दिया। तो पूरा सिस्टम क्या है, सराउंडिंग से कैसा है, दूर है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। अब आप ये सोच रहे हो सर ये कैसे हो सकता होगा? दो तरीके। पहला तरीका ये है, पूरा जो सिस्टम है वो पूरा इंसुलेटेड वॉल से घिरा होना चाहिए। मतलब तुम्हारा जो सिलेंडर है उसके पूरे चारों तरफ जो दीवारें हैं उसकी प्लास्टिक लकड़ी से बना दो, ऐसा मटेरियल जिसमें से हीट जा नहीं सकता, है ना। तो बोले ऐसा सिस्टम अगर रहा, अंदर मान लो तुमने गैस को ऐसा बंद करके रखे थे,
तुमने पूरा का पूरा ऐसा उसको क्या करे, सिस्टम को ऐसा सील करके रखा तुमने, आजू बाजू से पूरा इंस्टॉलेशन है ना। और ये पिस्टन ऐसा था पहले, गैस पहले ऐसे अंदर भरी हुई थी, बाद में फैली फैली फैली, अंदर का प्रेशर ज्यादा था बाहर के प्रेशर के मुकाबले, तो फैलने के बाद वो यहां आ गया, प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। यहां से बल्कि इधर आ गया ना, तो प्रेशर कम हो गया होगा, वॉल्यूम बढ़ गया होगा। मगर इस प्रोसेस में जब गैस का पिस्टन यहां से यहां गया, वॉल्यूम पहले अलग था, प्रेशर अलग था, वॉल्यूम अब अलग है, प्रेशर अब अलग है, तुमको क्या लगता है हीट एक्सचेंज हुई है बाहर? न बाहर से कोई हीट अंदर आई थी क्या? अंदर की हीट बाहर गई थी क्या? नहीं। तो ये एक तरीका है। हम बोलेंगे बोले सर हम तो बहुत गरीब है, हम कहां से इतने इंसुलेटेड वॉल लेकर आएंगे? हमारे पास ये अवेलेबल है, डायथर्मिक वॉल, जिसमें से हीट आना जाना कर सकती है। अब बताओ इस गरीबी का क्या इलाज है? अरे कोई बात नहीं, एक और तरीका अपने पास, जिससे प्रोसेस एडियाबैटिक हो सकता है। बोले कैसा? अभी बोले देख ये शांति से अपनी जगह बैठा हुआ है, बोले हाँ बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर कैसा है? सेम है ना, और टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट जैसा सेम होगा। ओके ठीक है, अब तू क्या कर, जब से बढ़ा ले एकदम, जैसे ही तू एकदम से बढ़ाएगा, है ना, इससे पहले कि प्रेशर को रियलाइज हो कि वो कम हो चुका है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ चुका है, इससे पहले ही वो बाहर से हीट खींचे, आप वापस से उसको धकेल दो, है कि नहीं? बात समझा कि नहीं समझा? इससे पहले कि रियलाइज हो कि प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, है ना, फट से वापस उसको धकेल दो। मतलब ये प्रोसेस तुमको कैसा करना पड़ेगा? रैपिड एक्सपांशन एंड कंप्रेशन करना पड़ेगा। तो तुम अगर ऐसा करोगे, इससे पहले कि रियलाइज हो, है ना, एक ने दिया जड़ पे, इससे पहले कि पता चला कि इसने मारा, दूसरे जड़ दिया उसको, है कि वो दूसरे को फिर साले में तो वो भी तो मारा, मेरे को पता ही नहीं चला उसने कब मारा, है ना। तो भैया ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? भैया ये एडियाबैटिक प्रोसेस में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा में। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या लिखी जा सकती है, ये ध्यान से देखना बेटा। पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत। इसकी इक्वेशन को आप ऐसा लिखते हैं, पीवी गैमा इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये गैमा क्या है? सीपी अपॉन सीवी। सीपी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये सर गैमा ये आया कैसे? ये आपके सिलेबस में नहीं है, इट इज अपर क्लासेस में, ग्रेजुएशन में पढ़ा जाता है, मगर फिर भी जानने की खुजरी है तो डीसी पांडे JEE वाला एडिशन, जो उसकी स्पेशल बुक आती है डीसी पांडे की, जेई मींस एंड एडवांस वाली, उसमें उसका डेरिवेशन दिया हुआ है। नहीं भी ध्यान दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। मैं आपको बस बता रहा हूं, इतना अभी का फिलहाल ये याद रखो, पीवी गैमा इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है, इसका फॉर्मूला है। यानी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, P1 V1 गैमा इज इक्वल टू P2 V2 गैमा, या फिर P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 रेज टू पावर गैमा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ओके चलो ठीक है, माना कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मगर आपको मालूम इस इक्वेशन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। बोले कैसे? देखो इस प्रोसेस में ना प्रेशर कांस्टेंट था, ना वॉल्यूम कांस्टेंट था, ना टेम्परेचर कांस्टेंट था, तीनों के तीनों बदले थे। जब तुमने गैस को फैलाए होंगे तो ठंडी हुई होंगी थोड़ी देर की, आपने कहा बंद किए होंगे तो वापस से गर्म हो गई होंगी। तो इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में कहा जाएगा कि कुछ भी कांस्टेंट नहीं था। तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ स्टेट को लिखने के और भी तो कई तरीके। बोले कैसे? आपने लिखा पीवी गैमा इक्वल्स टू कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल सही। पी की जगह डालो आप म्यू आर टी अपॉन बी, क्या डालो? म्यू आर टी अपॉन बी। तो ठीक है, म्यू आर टी अपॉन वी इज इक्वल टू वी रेज टू पावर गैमा, सॉरी इंटू वी रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। अब मुझे एक बात बता बेटा, म्यू आर कांस्टेंट है, ये म्यू आर उधर जाएंगे, ये क्या आएगा? कांस्टेंट अपॉन म्यू आर बनेगा, और कांस्टेंट अपॉन म्यू आर फिर से क्या होता? कांस्टेंट ही होता। बचेगा क्या फिर? टी, ऊपर क्या बचा? वी रेज टू पावर गैमा, नीचे क्या बचा? वी। अब इंडाइसेस की रूल याद करो, अगर बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो पावर्स का क्या होता? सब्ट्रैक्शन। तो मैं क्या लिख सकता? टी वी गैमा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये मेरे पास एक और फॉर्मूला आया, टी वी गैमा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। आया समझ में?
टी वी गैमा माइनस वन इक्वल टू ये पी और वी का कॉम्बिनेशन, पी और वी का कॉम्बिनेशन। कौन मुझे सॉल्व करके बताएगा बिना बुक में देखे पी और टी का कॉम्बिनेशन? चलो रफ में सॉल्व करो। पी और टी प्रेशर एंड टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन रफ में, ईमानदारी से बिना बुक में देखे ट्राई करो, जितना जमता करो। आया किसी को? पी और टी बहुत आसान है। पी जैसे कि हम जानते हैं बेसिक इक्वेशन ऐसी है पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, बेसिक इक्वेशन। मैं सिर्फ इक्वेशन में क्या चाहता हूं? पी और टी। तो मैं क्या करूंगा? वी को हटाऊंगा, वी की जगह क्या लिखूंगा? म्यू आर टी अपॉन पी। चलो फिर म्यू आर टी अपॉन वी, वी के जगह म्यू आर टी अपॉन पी, सॉरी रेज़ टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? वी की जगह म्यू आर टी अपॉन पी। म्यू और आर कांस्टेंट है, उसका पावर कुछ भी लोगे वो भी कांस्टेंट ही जाएगा, वो उधर जाके कांस्टेंट से नीचे आके डिवाइड होगा तो वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो अपने को कांस्टेंट को छेड़ना ही नहीं है, छोड़ दो कांस्टेंट को, मारो गोली। बचेगा क्या फिर? v इंटू टी रेज़ टू पावर गैमा, p रेज़ टू पावर गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना? अब लगाओ इंडाइसिस का रूल। यहां p का पावर क्या है? 1, यहां p का पावर क्या है? गैमा। इंडाइसिस क्या कहता है? अगर दो बेसिस आपके सेम है और वो डिवीजन में, तो पावर क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट। तो क्या आएगा फिर? p 1 माइनस गैमा टी गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आया समझ में आपको? जैसे से ये 3 इक्वेशंस है, याद रखना बहुत ग्रेट चांसेस है कि सिर्फ इक्वेशन पूछ ले, इनमें से कौन सा इक्वेशन सही है या कौन सा इक्वेशन गलत है। 4 देगा, 3 सही देगा, 1 गलत देगा, पहचानो गलत वाला। 4 देगा, 3 सही गलत देगा, 1 सही देगा, बोलो पहचाना कौन सा सही वाला है ना? तो ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है, मान लो वर्क डन। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे बहुत आसान है यार, वर्क डन का वही बेसिक फॉर्मूला है, V1 टू V2 P इंटू डी वी। ये वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला है। हाँ बोले, बात तो सही है, ये बेसिक फॉर्मूला है। अच्छा, यहां पर क्या प्रेशर कांस्टेंट है क्या? नहीं। अगर कांस्टेंट होता प्रेशर तो टेंशन ही नहीं, वो तो बाहर निकाल लेते थे अपन, है ना? फिर अब कैसे सॉल्व करेंगे? यार देखो, अपन इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे हमने कहा पीवी गैमा इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मान लो सी। तो तुम नहीं लगता कि मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता, पी सी अपॉन वी रेज़ टू पावर गैमा इंटू डीवी? अरे बोले ये कैसे आया? अरे भाई सिंपल सी बात है, पीवी गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, V इक्वल्स टू सी अपॉन वी रेज़ टू पावर गैमा। चल, अब ये P की जगह डाल दिया मैंने, C अपॉन वी रेज़ टू पावर गैमा इंटू डीवी। देखो C तो बाहर निकलेगा, हाँ बोले बाहर तो निकलेगा। फिर उसके बाद V रेज़ टू पावर गैमा का इंटीग्रेशन क्या होगा? V रेज़ टू पावर माइनस गैमा प्लस 1। फिर लिमिट्स आ जाएंगे V1 टू V2। अरे बोले ये क्या आइटम हो रहा, ये कैसे हुआ? 1 अपॉन बी वी रेज़ टू पावर गैमा, 1 अपॉन वी रेज़ टू पावर गैमा। अब यहां लॉग नहीं लगा सकते, अकेला v है, v का पावर कुछ भी नहीं है, तब लगता लॉग। बात समझ रहे ना? यहां पर v अकेला है क्या? टोपी पहन के आया वो, गैमा है उसी पर, उसको नहीं कर सकते। तो बोले सर इसको कैसा करना? ऊपर लेके जा,
वी रेस्ट टू पावर गैमा ऊपर लेके जा, क्या बनेगा वो, वी रेस्ट टू पावर माइनस गैमा। निहाल इधर ध्यान, देखो बेहाल कर दूंगा मैं। तो वी रेस्ट टू पावर माइनस गैमा, इंटीग्रेशन क्या कहता, इंटीग्रेशन एक्स रेस्ट टू पावर एन डीएक्स क्या कहता, एक्स रेस्ट टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो वी रेस्ट टू पावर माइनस गैमा प्लस वन अपॉन माइनस गैमा प्लस वन। तो अब इसके बाद ये इक्वेशन को हम लोग कैसा लिखेंगे फिर, अब थोड़ा अच्छे से लिखेंगे इसको सजा के। तो मैं यहां लिखूंगा, देखो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू सी वी रेस्ट टू पावर वन माइनस गैमा अपॉन वन माइनस गैमा लिमिट्स v1 टू v2। बोले ये क्या हुआ, अरे माइनस गैमा प्लस वन है ना, तो वन माइनस गैमा लिख सकता मैं इसको। अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या, लिमिट्स डालो अंदर, वन माइनस गैमा को ले लो बाहर कॉमन में, वो कांस्टेंट है उसका कोई लेना देना नहीं। v2 वन माइनस गैमा माइनस v1 वन माइनस गैमा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, v2 वन माइनस गैमा और ये v1 वन माइनस गैमा। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया अगर ये v2 को मैं नीचे ला लू तो या फिर नहीं भी रखे अपन c को अंदर मल्टीप्लाई, देखो नोट्स में मैंने नीचे लाया है इसको, नोट्स में मैंने इसको नीचे लाया, नहीं भी ला सकते आप, वहीं के वहीं रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, वन अपॉन वन माइनस गैमा को रहने दिया, c को अंदर मल्टीप्लाई किया, v2 वन माइनस गैमा माइनस c वापस से अंदर मल्टीप्लाई हुआ, v1 वन माइनस गैमा। अच्छा ठीक है, बोले c क्या है, बोले pv गैमा है। अच्छा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता, क्या pv गैमा तो सेम आने वाला है ना, बोले हाँ सेम आने वाला है, तो p1 v1 गैमा p2 v2 गैमा ये सब सेम आने वाले, तो इन दोनों को मिला के c बोल सकता क्या मैं, हाँ बोल सकते, यानी c जो है p2 v2 गैमा की भी वैल्यू है, p1 v1 गैमा की भी वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, c के जगह शुरू में p2 v2 गैमा डालूंगा, वन अपॉन वन माइनस गैमा, c की जगह p2 v2 गैमा और v2 वन माइनस गैमा माइनस, फिर c के जगह p1 v1 गैमा, p1 v1 गैमा और v1 वन माइनस गैमा तो पहले से था। ओके चलो ठीक है मान लिया। बोले इससे फायदा क्या हुआ, अरे जबरदस्त फायदा हुआ, देखो यहां पर v2 मल्टीप्लाई बाय v2 वन माइनस गैमा है, तो क्या होगा v2 गैमा प्लस वन माइनस गैमा हो जाएगा, पावर्स ऐड होंगे ना भैया, बेसिक इंडाइसिस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगे ऐड, तो सर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या v2 का पावर वन। इसी तरह v1 का हाल होगा, तो मैं लिखूंगा ठीक है, वर्क डन का फिर क्या आया, वन माइनस गैमा p2 v2 माइनस p1 v1, ये मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ रहा है, p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन वन माइनस गैमा। तो मैं वन माइनस गैमा को उसके नीचे लिख देता हूं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन गैमा माइनस वन, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। मगर जैसे कि मैं जानता हूं एक सादी आइडियल गैस इक्वेशन में पीवी को क्या लिख सकते हैं, म्यू आर टी, तो p1 v1 या p2 v2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, और वर्क डन इज इक्वल टू म्यू आर कॉमन में निकालो, t2 माइनस t1 अपॉन वन माइनस गैमा और म्यू आर t1 माइनस t2 अपॉन गैमा माइनस वन। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू आर t2 माइनस t1 अपॉन वन माइनस गैमा या म्यू आर t1 माइनस, समझा ना, pv इक्वल टू म्यू आर टी, तो p1 v1 की जगह क्या लिखूंगा, म्यू आर सॉरी p2 v2 की जगह क्या लिखूंगा मैं, म्यू आर t2, p1 v1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, म्यू आर t1, म्यू आर को निकालूंगा कॉमन और ऐसा सॉल्व करूंगा, आ जाएगा आंसर। अब खास बात ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें हमने क्या देखा कि हम लोग बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, मगर यहां पर डेल्टा क्यू तो क्या है, जीरो है, तुम्हारा डेल्टा यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर होता है। कहां होता है ऐसा, एडियाबैटिक प्रोसेस। चलो रीड करो आप, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें नोट करना है
अगर मैं उसमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहूं एडियाबैटिक प्रोसेस में, फॉर एडियाबैटिक एक्सपांशन, फॉर एडियाबैटिक एक्सपांशन, वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अगर मुझे एडियाबैटिक एक्सपांशन बताना है तो ऐसा, वहीं एडियाबैटिक कंप्रेशन बताना है तो ये ऐसा रहेगा, है ना। कई लोगों के दिमाग में आएगा हुआ होगा कि भैया अच्छा अच्छा जो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है एग्जैक्ट वैसे ही ग्राफ है। नहीं नहीं, बहुत फर्क है। अगर मैं एक साथ दोनों ग्राफ बनाना चाहूं, मान लो एडियाबैटिक एक्सपांशन का ग्राफ बना रहा हूं, ये ग्राफ ए है, ये ग्राफ बी है। इसमें से कर्व ए आइसोथर्मल का है और कर्व बी एडियाबैटिक का है। आप बोलेंगे आप सर ये आपको कैसे पता चला? स्लोप, इसका एवरेज स्लोप कम है ए का, बी का एवरेज स्लोप ज्यादा है। बोले कैसे? आपको कुछ याद होगा, अराउंड एक साल पहले ग्राफ बनाया था, तुमको कुछ ग्राफ्स बताया था मैंने ऐसे इस टाइप के, और मैंने तुम्हारे को फोन में भी बताया था, एक ग्राफर फ्री करके मैंने बोला था एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इसके साथ आप देख सकते हैं अच्छे से। तो देखो अगर ऐसा है कुछ कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो जैसे जैसे पावर बढ़ता जाता है x का, जैसे जैसे x का पावर बढ़ेगा तो ये ग्राफ ऐसा नीचे 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 झुकता। ये अपन ने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी देखे थे। अभी देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, एडियाबैटिक प्रोसेस में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज़्ड टू पावर गैमा है। आई बात समझ में आपको? तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि जिसका स्लोप ज्यादा हो, क्योंकि गैमा ऑफ कोर्स 1 से बड़ा होगा ना, गैमा मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना होता? 5/3 है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। डायटोमिक के लिए 7/5 है ना, 1.4 होता हो, 1 से बड़ा है ना, तो ऑफ कोर्स ये 1 से बड़ा आने वाला है, इसलिए स्लोप बढ़ जाने वाला है आपको, है ना। तो इसी वजह से ये याद रखना, ये वाला ये जिसकी ढलान ज्यादा है एडियाबैटिक, इसकी ढलान कम है वो आइसोथर्मल। ये एक्सपांशन का, वैसे ये एक्सपांशन का हो गया। इसी तरह कंप्रेशन, हम कहेंगे कौन सा एडियाबैटिक कौन सा आइसोथर्मल, कर्व ए कर्व बी। तो कर्व ए क्या है बेटा यहाँ पे? आइसोथर्मल है ना, एक्सपांशन। भाई ये देखना सर, स्लोप ज्यादा चाहिए ना अपने को, तो भैया ये कर्व ए क्या होगा आपका? आइसोथर्मल, और ये कर्व बी क्या होगा आपका? एडियाबैटिक। आई बात समझ में आपको? इसी तरह जाओ सबसे लास्ट पेज पे, नोट्स के आखिरी एकदम लास्ट पेज पे जाओ। हाँ, आपको नजर आएगा कई सारे जो है एडियाबैटिक कर्व्स एक साथ है। ये सब के सब एडियाबैटिक एक्सपांशन के कर्व है, ए बी सी, ए बी सी, ये सब के सब एडियाबैटिक एक्सपांशन के कर्व है। ए स्टैंड्स फॉर मोनोएटॉमिक गैस, बी स्टैंड्स फॉर डायटोमिक गैस, और सी स्टैंड्स फॉर ट्राइटोमिक गैस, है ना। अब बोले ऐसा क्यों, अलग अलग ऐसा क्यों आ रहा स्लोप? इसका स्लोप ज्यादा, इसका स्लोप कम, इसका क्यों ऐसा? क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस में गैमा की वैल्यू ज्यादा होती है सबसे ज्यादा, कैलकुलेट करके देख लेना आपने। डायटोमिक में और कम होती है, ट्राइटोमिक में और भी कम जाती है। ये तुम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैं तुमको कैलकुलेशन करके बताऊंगा वैल्यूज। आया समझ में आपको? ये इस तरह से हमने देखा। एरो बना लो बराबर, उसके अंदर भी एरो नहीं है लास्ट में। आया ये ग्राफ का समझ में? एक ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। बातें नहीं, ध्यान दो, जल्दी जल्दी कंप्लीट करने दो मुझको।
आइसोकोरिक प्रोसेस। ध्यान दो इधर, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which volume of system remains constant। एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम का क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम। अब अगर मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो अगर मैं बोलूंगा भाई प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ कैसा बनेगा फिर आइसोकोरिक प्रोसेस में? तो भैया वॉल्यूम तो कांस्टेंट है इस तरह से। मतलब मान लो हीट कर रहा हूं मैं, गर्म कर रहा हूं, एक कंटेनर है बंद है, उसके अंदर गैस है, सील है कंटेनर, उसका ढक्कन पिस्टन कभी आगे पीछे मूव नहीं होता, गर्म कर रहे हो, क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। जैसे कि अपन घर का गैस को कुकर होगा घर पे, उससे जो सीटी रहता है उसको एमसील लगा के अंदर से पानी डाल के थोड़ा सा बंद कर दो, तो वो कौन सा सिस्टम हो जाएगा? आइसोकोरिक सिस्टम हो जाएगा। और उसमें जो गैस के अंदर जो प्रेशर बढ़ रहा है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है ना। वॉल्यूम प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा, वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट है ना। और कूल करने पे प्रेशर कम होता है, कूलिंग है ना। तो ये क्या होता है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। यहां पर प्रेशर बढ़ेगा मगर वॉल्यूम कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अच्छा ठीक है, इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसी रहेगी? देखो इसमें PV इज इक्वल टू म्यू RT होता है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं P अपॉन T, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, यानी P1 T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये आइसोकोरिक प्रोसेस में। अब क्योंकि यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा V क्या हो जाएगा? 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन, मगर वर्क डन तो क्या है? 0 है। तो जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं उसका सिर्फ एक ही काम हो रहा है, उससे सिर्फ क्या हो रही है? अंदर की गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, उसके अलावा उसके पास कुछ हासिल हो नहीं रहा है। कुछ है क्या इसमें? ठीक, इतना ही है। ठीक है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस का था। अपन एक साथ पढ़ लेना लास्ट में, मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूं। फिर उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस। A thermodynamic process इधर ध्यान दो रे, in which pressure of the system remains constant। कौन है रे वो लूजर? A thermodynamic process in which pressure of the system remains constant। मतलब क्या होगा? आप क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो गैस को या कुछ, उससे वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, मगर प्रेशर उसका लगातार कैसा है? कांस्टेंट है ना। तो ये हो गया आइसोबारिक एक्सपांशन, और ये हो गया आपका आइसोबारिक कंप्रेशन। आई बात समझे? तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? आपके आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि यहां प्रेशर कांस्टेंट है। तो मैं यहां लिख सकता हूं V बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे PV इज इक्वल टू म्यू RT है ना, प्रेशर कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि V बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। यहां पर क्या होता है कि आपका वो कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट होता है। अच्छा वर्क डन क्या रहेगा? तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला है? P इंटू DV, V1 टू V2, मगर प्रेशर तो यहां कांस्टेंट है तो प्रेशर को आप बाहर निकाल सकते हैं, V1 टू V2 इंटू DV। अच्छा इसका क्या होगा? DV का V हो जाएगा V1 टू V2। देखो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P V2 माइनस V1, या जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? P डेल्टा V। और P डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं अपन? और बताओ? म्यू आर डेल्टा टी। मैंने बोला था याद रखना, म्यू आर डेल्टा टी। आई बात समझ में?
इस तरह से हम लोग लिखेंगे। और यहां पर अगर देखा जाए तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू म्यू सीपी डेल्टा टी, डेल्टा यू इज इक्वल टू, वो तो म्यू सीवी डेल्टा टी ही लिखा जाएगा, है कि नहीं। तो वर्क डन को क्या लिख सकते हैं आप, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। वर्क डन को क्या लिख सकते हैं आप, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू होता है, तो डेल्टा वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नहीं समझा सर, बोले कैसे, अरे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, तो वर्क डन को एक जगह छोड़ो, इसको इधर ला लो। तो डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं अपन, म्यू सीपी डेल्टा टी माइनस म्यू सीवी डेल्टा टी। म्यू और डेल्टा टी को कॉमन निकालो, तो म्यू और डेल्टा टी को कॉमन निकाले, सीपी माइनस सीवी इंटू डेल्टा टी। सीपी माइनस सीवी क्या होता है, आर, म्यू आर डेल्टा टी, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा बी। ये दूसरा तरीका हुआ वर्क डन कैलकुलेट करने का। आई थिंक शायद से बोर्ड बुक में या नोट्स में शायद ये वाला तरीका दिया हुआ है, और अगर ये वाला तरीका दिया है तो बोर्ड एग्जाम में ये वाला तरीका ही लिखना। आया समझ में, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, उन दो पूरा। फिर अपना आखिरी आता है साइक्लिक प्रोसेस। ध्यान दो रे चुपचाप। 13.8.6 साइक्लिक प्रोसेस। क्या है ये साइक्लिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। पांच मिनट के लिए अच्छे से ध्यान दें। A thermodynamic process in which system returns to its initial state। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम वापस से अपने दोबारा पुराने स्टेट पे आ जाता है, ऐसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। प्रेशर वॉल्यूम, जैसे मान लो कि ये ऐसा गया, प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम फिर कांस्टेंट रहा, प्रेशर कम हुआ, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम बढ़ा, और फिर घुमा फिरा के वो स्टेट क्या हो गया, वापस से वही स्टेट पे आ गया। जरूरी नहीं यही तरीके से जाएंगे आप, कोई भी इस तरीके से जा सकते हैं। पहले आप ऐसा गए, फिर बाद में ऐसा आ गए, वापस जहां से शुरू किए थे वहीं पर आ गए वापस। कभी कभार जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से भी वापस आ सकते हैं आप, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से भी वापस आ सकते हैं आप। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। आई बात समझ में आपको। तो ये सारे के सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं। अगर मैं सारे प्रोसेस को एक ही ग्राफ में बताने की कोशिश करूं, साइक्लिक को तो नहीं बता पाऊंगा मगर सारे, तो ये हो जाएगा आपका आइसोबारिक प्रोसेस, फिर ये हो जाएगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर ये हो जाएगा आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। थोड़ा सा आगे से लेता हूं मैं, आपका पहला कौन सा हो गया आपका, ये आइसोबारिक। ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल। फिर ये क्या हो गया, एडियाबैटिक। फिर ये क्या हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। ऐसे सवाल आए हैं, ग्राफ दिया हुआ है, नाम दीजिए, ये सी वाला ग्राफ कौन सा ग्राफ है, एडियाबैटिक प्रोसेस का है, एडियाबैटिक एक्सपांशन का ग्राफ है। तो ये ऐसे सवालात आते हैं। आई बात समझे। चलिए अब ऑफ द रिकॉर्ड पहले नजर डालो नोट पर।